दोस्तों नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। रोशनी का त्योहार है दीपावली। असंख्य दियों की रोशनी में भारत जगमग हो उठता है, लेकिन उस जगमग भारत के सामने हमेशा दियों की तादाद से कहीं ज्यादा लोग बहुत शांतचित्त नजर आते हैं और उनके भीतर की अभिव्यक्ति कभी निकलकर सामने आ नहीं पाती है। खासतौर से तब जब राज सत्ता यानी इस देश की राजनीतिक सत्ता मदमस्त हो, अपने आप में केंद्रित हो। वो चाहे मंदिर के दरवाजे पर हो, चाहे रोशनी के बीच हो, चाहे सीमा पर मौजूद जवानों के बीच हो। वह अपने आप में अगर आत्म केंद्रित हो जाएगी तो रोशनी की पहचान इस देश के भीतर जगमग भारत से कौन कैसे देखेगा, यह सवाल हर जहन में उठना चाहिए। क्योंकि भारत के भीतर आप लाखों दिए चाहे जला लीजिए, लेकिन उसके समानांतर करोड़ों लोग आपको नजर आएंगे, और अगर आप करोड़ों दियों को जलाएंगे तो अरबों लोग नजर आएंगे। क्योंकि दुनिया के मानचित्र पर भारत अरबों लोगों को रखने वाला देश है, जहां की तादाद चंद बरस के बाद दुनिया में नंबर 1 हो जाएगी, जहां सबसे ज्यादा लोग बसते हैं। उन लोगों के पेट की चिंता, उन लोगों के नौकरी की चिंता, उन लोगों के घर की चिंता, उनके सामाजिक सरोकार की चिंता, उनकी जाति की चिंता, उनके धर्म की चिंता बड़ा कठिन काम है किसी भी एक राजनीति के जरिए सत्ता द्वारा सबको साध पाना। लेकिन यह मुश्किल काम के समानांतर लोगों को बांटना कहीं ज्यादा आसान होता है। तो बांटने की राजनीति इस देश ने बाखूबी देखी, और पहली बार, शायद आजादी के पहले बार, भारत के भीतर जब विपक्ष राजनीतिक दल कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पदयात्रा पर निकले, तो यह सवाल उस वक्त बहुत छोटा था कि क्या यह एक राजनीतिक पदयात्रा साबित होगी। उस वक्त यह सवाल वाकई बहुत छोटा था कि एक पदयात्रा के जरिए क्या राहुल गांधी कांग्रेस को पुनर्जीवित कर देंगे। यह सवाल वाकई बहुत छोटा था कि जो नेता अमेठी की गलियों में घूमता रहा, दिल्ली से निकला और उसका रास्ता अमेठी से आगे गया नहीं। एक रास्ता उसने लोकसभा सीट के लिए दक्षिण भारत का जरूर पकड़ा, लेकिन एक रात दलित के घर भोजन करने से लेकर चंद महफिलों के भीतर वह नेता अगर नजर आता है तो क्या वाकई 150 दिनों तक वह नेता लोगों के बीच लगातार पदयात्रा करते हुए, उनके सामाजिक सांस्कृतिक सरोकारों से मेल खाते हुए, उनसे से दिल मिलाते हुए हाथों में हाथ डाले, क्या इस देश के भीतर में कोई राजनीतिक करंट पैदा कर सकता है जो 2024 आते आते एक गेम चेंजर की पोजीशन में लाकर कांग्रेस को खड़ा कर दे। बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि कांग्रेस की राजनीतिक पहचान उसकी राजनीतिक सत्ता से रही है, उसके नेताओं की पहचान सत्ता से ही रही है। उस सत्ता के भीतर भ्रष्टाचार की कितनी फफूंदी थी, यह कोई छुपाने वाली बात नहीं है। राजनीतिक तौर पर आज की तारीख में कांग्रेस के पास चाहे पॉलिटिकल फंडिंग सबसे कम हो रही हो, लेकिन नेताओं के पास अपनी फंडिंग, उनकी अपनी निजी ताकत बहुत बड़ी है। कांग्रेस के भीतर एक से एक कद्दावर नेताओं की पहचान सत्ता के जरिए बनी है। यह कोई 1947 का वक्त नहीं है जहां आजादी के संघर्ष और उस संघर्ष से निकली हुई ऊर्जा और उसके जरिए देश संभालने का जुनून किसी नेता के भीतर हो। मौजूदा वक्त में जब राजनीतिक सत्ता दिखलाती है कि किस तरीके से वह आत्म केंद्रित हो चली है, वह किस भी रास्ते पर जाती है, तो उसके इर्द गिर्द जो पूरा का पूरा ऑरा खड़ा किया जाता है, लगता ऐसे है कि वही शख्स भारत है और राजनीतिक सत्ता की कमान उसके हाथ में है। वहां पर अगर कांग्रेस को टकराना है तो 1947 के बाद से इस देश के भीतर में ऐसी राजनीतिक महत्ता को पाले हुए मौजूदा सत्ता और उससे टकराती हुई कांग्रेस ने कभी भी इस तरह का संघर्ष नहीं किया होगा। कहें तो समूचे विपक्ष ने नहीं किया होगा। शायद इसीलिए 3 सवाल सबसे बड़े मौजूदा वक्त में खड़े होते हैं। अगर मौजूदा वक्त में कांग्रेस खुद को भारत जोड़ो यात्रा के जरिए परख रही है, और अगर वो मान रही है कि भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई करते हुए राहुल गांधी
कांग्रेस को पुनर्जीवित कर देंगे तो उससे निकला हुआ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेठी और वायनाड से आगे कोई शख्स अगर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 150 दिनों तक चलता है और लगातार, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती इलाके हो, उसके बाद तेलंगाना के इलाके में जब यह पदयात्रा गई है तो उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्य और आने वाले हैं। लेकिन उस बीती हुई यात्रा को अगर आप परखें जो 100 दिन के लगभग की परिस्थितियों को जी चुकी है, तो ऐसे में आपके जहन में जो सवाल उठेंगे, क्या राहुल गांधी वही राहुल गांधी निकल कर आ पाएंगे जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस में अध्यक्ष पद संभाला था 2017 में, या जो राजनीतिक तौर पर जिनका पदार्पण 2004 की लोकसभा चुनाव के वक्त हुआ था, या जिस कांग्रेस के भीतर G23 निकल कर आता है, जिस कांग्रेस के भीतर शोर विपक्ष के तौर पर होने लगता है और सवाल गांधी परिवार और विरासत का होता है, क्या उस कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी में कोई परिवर्तन आ जाएगा? अगर यह परिवर्तन आ जाएगा तो मौजूदा वक्त की कांग्रेस खत्म हो जाएगी और मौजूदा वक्त की कांग्रेस राजनीतिक सत्ता ना दिला सकती है और ना ही राजनीतिक सत्ता में सेंध लगाते हुए कांग्रेस को पुनर्जीवित कर सकती है, क्योंकि बीजेपी और मौजूदा मोदी सत्ता का भी कांग्रेसीकरण हुआ है, इससे इनकार कोई नहीं करेगा। यह अलग बात है कि लोकतंत्र और संविधान को लेकर वह कई पग आगे चढ़े गए। तो पहला सवाल, पदयात्रा क्या भारत की राजनीति में कांग्रेस के भीतर आमूल चूल परिवर्तन कर देगी? दूसरा सवाल, राहुल गांधी जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं उनके भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले वक्त में कांग्रेस को बदलने पर मजबूर कर देगा? और तीसरा सवाल, इस पदयात्रा के बाद भी अगर राजनीतिक तौर पर कांग्रेस संभल नहीं पाई तो यह पदयात्रा सिर्फ, इस पदयात्रा के जरिए सिर्फ आप यही नाप पाएंगे कि 3,500 किलोमीटर की यात्रा तय की गई और राज्य दर राज्य वहां के सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से राहुल गांधी दो चार हुए, असल कांग्रेस तो कटी रह गई। यह असल कांग्रेस का सवाल इस तीसरे सवाल से जुड़ा है जहां संकट का सवाल है। हर कोई जानता है कि गांधी परिवार से हटकर कांग्रेस को देख पाना शायद नेक नियति होती नहीं है। हर कोई समझ पा रहा है कि मौजूदा वक्त में जब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने और 26 तारीख को जब ताजपोशी होगी तो राहुल गांधी भी पदयात्रा छोड़कर दिल्ली में उनकी ताजपोशी के वक्त मौजूद रहेंगे और कांग्रेस के वो तमाम नेताओं की मौजूदगी होगी। लेकिन पदयात्रा फिर अगले दिन से शुरू हो जाएगी 27 तारीख से। लेकिन क्या यह समझने की स्थिति में कोई आ पाया कि तमिलनाडु में स्टालिन यानी डीएमके के नेता जो उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो राहुल गांधी के साथ स्टेज पर क्यों मौजूद थे? क्या कोई समझ पाया कि केरल के भीतर लेफ्ट ने राहुल गांधी का स्वागत क्यों नहीं किया और कांग्रेस यह बोलने से नहीं चूकी? उनके नेता जयराम रमेश ने खुले तौर पर कहा कि दरअसल लेफ्ट भी बीजेपी की एक पार्टी के तौर पर काम करती है कि विपक्ष की घेराबंदी के लिए वह बीजेपी के साथ खड़ी नजर आती है और कांग्रेस को ध्वस्त करती है। कांग्रेस को घाटा होता है, लेफ्ट उसी अनुसार खुद को टिकाए रखती है। क्या आपने महसूस किया कि क्यों कर्नाटक के भीतर जेडीएस की भागीदारी निकल कर नहीं आई? क्या यह महसूस किया गया कि आंध्र प्रदेश की सीमा में जब पदयात्रा गई तो वहां पर कांग्रेसियों का नजरिया कांग्रेस को जीवित करने को लेकर जगन रेड्डी की तरफ भी देख रहा था और वाईएसआर को भी याद कर रहा था और मौजूदा वक्त में कांग्रेस कहीं नहीं है यह बताने से चूक भी नहीं रहा था? और अब जब तेलंगाना में कांग्रेस गई है तो इस बात का जिक्र क्यों हो चला है कि दरअसल तेलंगाना में चंद्रशेखर राव का कोई योगदान नहीं बल्कि कांग्रेस ने ही तेलंगाना को अलग राज्य के तौर पर कैसे खड़ा किया और सोनिया गांधी की बड़ी भूमिका कैसे रही। और उसके बाद जब वो महाराष्ट्र में घुसेगी तो घुसने से पहले ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों स्वागत करने के लिए बेचैन है। भारत की इस राजनीतिक लकीर को जरा पकड़ने की कोशिश कीजिए। यह लकीर इस मायने में महत्वपूर्ण है कि भारत के भीतर अभी दो ही काम हो रहे हैं। एक तरफ इस देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके इर्द गिर्द वह पूरा ऑरा है, जो संवैधानिक तौर पर जो ताकत उनके पास है वो उसके जरिए खुद को प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे करगिल ही क्यों ना हो।
उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी की पूरी राजनीतिक सत्ता घूमती चली जाती है। आप इस दौर में किसी कैबिनेट मिनिस्टर का जिक्र नहीं करेंगे। सीमा पर प्रधानमंत्री हैं तो आप नहीं पूछेंगे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, कल्चरल मिनिस्टर कौन है, आप नहीं पूछेंगे जब प्रधानमंत्री अयोध्या में मौजूद होंगे। आपको नहीं पता होगा इस देश के भीतर का कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर और कौन से विभाग के कौन से सेक्रेटरी के जरिए क्या काम उस प्रदेश में हो रहा है। सारी चीजें आत्मकेंद्रित होकर प्रधानमंत्री उसी लब्बो-लुबाब के भीतर हैं जिसे हमारा मीडिया दिखाने से चूक नहीं रहा और चूकने के लिए उसके पास एक सेकंड का वक्त नहीं है। इस परिस्थिति का एक समाज, एक राजनीति, एक सत्ता खड़ी हुई है और दूसरी तरफ विपक्ष को अगर आप देखना शुरू कीजिएगा तो विपक्ष में आपको भारी शून्यता नजर आएगी। चाहे वो ममता बनर्जी के जरिए हो, चाहे नवीन पटनायक के जरिए हो, चाहे वो तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार के जरिए हो, चाहे अखिलेश यादव या मायावती के जरिए हो, चाहे वो सुखबीर बादल के जरिए ही क्यों ना हो, चाहे वो टीआरएस के जरिए ही क्यों ना हो, चंद्रशेखर राव के जरिए ही क्यों ना हो, एक भयानक शून्यता आपको नजर आएगी जो कि प्रधानमंत्री के उस औरे को में कहीं समानांतर तो दूर खुद को दिखा पाने की स्थिति में अपने ही राज्य में भी आकर खड़ी हो जाए। इसी प्रक्रिया में राहुल गांधी की पदयात्रा दरअसल लोगों को जोड़ रही है, नेताओं का जमघट नहीं है। नेताओं की मजबूरी हो गई है कि वो उस पदयात्रा के साथ खड़े हों। तो क्या इस देश के भीतर में लोगों को जो अभिव्यक्त करना था, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे जिंदगी जीने के दौरान तमाम मुश्किल हालातों को लेकर हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर का डर और खौफ हो, चाहे वो जातियों में बटी हुई राजनीति के जरिए फिर भी सत्ता के जरिए कुछ ना मिल पाने का मलाल हो, ये सारी परिस्थितियों की अभिव्यक्ति क्या पदयात्रा के जरिए संभव है? जब दांडी यात्रा निकली थी तो महात्मा गांधी तो नमक के लिए निकले थे, लेकिन उस वक्त जो लोग शरीक हो रहे थे वो कहते थे कि हम अपने विरोध को जिक्र करते हैं, हम अपने राष्ट्रीय ड्यूटी का जिक्र करते हैं, नेशनल ड्यूटी है हमारी, क्योंकि आंदोलन और आजादी यह दोनों एक साथ चल पड़े हैं और उसी के जरिए आजादी मिलेगी अगर आंदोलन का रास्ता है। और आंदोलन में एक कदम बढ़ाना भी अगर खुद की अभिव्यक्ति से आत्मसात होना है तो क्या मौजूदा वक्त में जो नजारा हर जगह नजर आ रहा है वो क्या चौंकाने वाला है? क्या ऐसी परिस्थिति है जिसके भीतर यह टटोला जा सके कि हां, ऐसा शोर, ऐसी भीड़, जरा एक क्षण के लिए उसे देखने की कोशिश कीजिए और देखने पर यह नजारा हो सकता है महज भीड़ लगे, हो सकता है कांग्रेस की कवायद भर का हिस्सा लगे, लेकिन जिले दर जिले, राज्य दर राज्य अगर कमोवेश हर सड़क पर, हर जिले में, हर राज्य में इस तरीके से लोगों का समुद्र सड़क पर खड़ा हो जाए तो क्या यह उनके भीतर परिवर्तन की सोच लिए हुए है या फिर मौजूदा वक्त में जो अभिव्यक्ति वह देना चाहते हैं उसका कोई रास्ता पच नहीं पा रहा है? ये सारे सवाल हो सकते हैं। इन सवालों के बीच राहुल गांधी की मौजूदगी, कांग्रेस की मौजूदगी, तिरंगे की मौजूदगी, पार्टी के झंडों की मौजूदगी और शायद छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, कमोवेश हर जाति समुदाय से जुड़े हुए लोग, कहीं पर किसान है, कहीं पर आदिवासी समुदाय है, कहीं पे शहरी लोग हैं, कहीं पे ग्रामीण लोग हैं। देखा आपने लोगों का समूह, चाहे वो केरल हो या कर्नाटक हो या आंध्र प्रदेश की सीमावर्ती इलाके हों, कमोवेश हर समाज के लोग, हर तबके के लोग, वो बुजुर्ग हों या बच्चे हों, महिलाएं हों या लड़कियां हों, अलग अलग समुदाय के सांस्कृतिक माहौल के भीतर राहुल गांधी समाये हुए हैं और राहुल गांधी को अपने भीतर समाने के लिए वह पूरे के पूरे इलाके लगते हैं किसी समुद्र की तरह बहते चले जा रहे हैं। यह नजारा भारत के भीतर इससे पहले कभी किसी पदयात्रा में नजर नहीं आया। पदयात्रा तो कई हुई है, लेकिन क्या लोगों ने यह महसूस किया कि सिर्फ राहुल गांधी वजह है, या लोगों ने यह महसूस किया कि दरअसल वह अपनी बातों को कैसे अभिव्यक्त करें? क्या इस बात का चिंतन इसके साथ जुड़ सकता है कि अगर यह पूरा का पूरा समूह राजनीतिक तौर पर भी कोई निर्णय ले ले तो इस देश की राजनीतिक व्यवस्था बदल जाएगी? क्योंकि जिस कांग्रेस के साथ राहुल गांधी अभी जुड़े हैं उस कांग्रेस का संकट कहीं ज्यादा व्यापक है। विपक्ष की बात भूल जाइए थोड़ी देर के लिए और इस पदयात्रा के साथ सिर्फ कांग्रेस को देखना शुरू कीजिए।
कांग्रेस के भीतर भ्रष्ट नेताओं की एक पूरी लंबी फौज है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। जिस भी राज्य में जिस भी नेता की पकड़ और पहचान है कांग्रेसी नेता के तौर पर, उसकी अगर आप नेटवर्क देखिएगा, उसकी संपत्ति देखिएगा, तो उसके राजनीतिक सरोकार आपको उस जनता से नहीं जोड़ेंगे। तभी जोड़ेंगे जब वो नेता इस बात का ऐलान और आह्वान करता है, मैं सत्ता में आ गया तो आपको यह दे दूंगा। यानी कांग्रेस अपने तौर पर खुद को जिताते हुए देने की परिस्थितियों में नेताओं के जरिए आती रही। और राहुल गांधी भी जिस समानता के साथ और जिन परिस्थितियों के साथ पदयात्रा कर रहे हैं, उसका मूल मंत्र क्या है? क्या उनके जैसे होकर कांग्रेस को संभाल पाने की स्थिति में अगर राहुल गांधी खड़े होते हैं तो वह सारे के सारे नेता जो पैसे की ठसक रखते हैं और अपने अपने इलाके में अपनी राजनीतिक पहचान अपनी ताकत के जरिए रखते हैं, और इस प्रक्रिया के साथ उनके सरोकार खत्म हो गए। पहले सरोकार रहे होंगे, लेकिन राजनीतिक सत्ता ने तो उनको जनता से काटा है। और मौजूदा सत्ता को इससे हटकर है ऐसा भी नहीं है। मौजूदा सत्ता तो आत्ममुग्धा की पराकाष्ठा पे पहुंच चुकी है। अब यहां पर समझना, सोचिए कि राहुल गांधी जब किसी भाषण को देते हैं किसी मंच पर बैठकर, और उस मंच से अगर वो करप्शन के खिलाफ जिक्र करते हैं, मान लीजिए कर्नाटक में जिक्र हुआ 40% कमीशन कर्नाटक में हर काम के लिए लेनी पड़ती है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही जिक्र हुआ था, लेकिन क्या उस मंच पर बैठा हुआ कोई शख्स भ्रष्टाचार में शरीक नहीं है जो कांग्रेसी नेता हो, और कांग्रेसी नेता रहते हुए जब सत्ता रही हो तो वह मंत्री ना रहा हो और उसने कोई करप्शन का काम ना किया हो? दरअसल यह भारत के भीतर की पहचान है कि वह लोगों के भीतर आमूल चूल परिवर्तन कर देती है अगर कोई नेता उसमें समाना चाहता है तो। वाईएसआर ने आंध्र प्रदेश की जब यात्रा की, उनमें बड़ा परिवर्तन आ गया था। वह भी हवाई चप्पल पहन के घूमने लगे, धोती और कुर्ते से हटकर देखना नहीं चाहते थे। अभी उनके बेटे जगन रेड्डी हैं, लेकिन उस दौर में कर्नाटक के भीतर की पहचान हर किसी में जगन रेड्डी से ज्यादा आज भी वाईएसआर को लेकर है। चंद्रशेखर की पहचान क्या रही थी? चंद्रशेखर जब घूमना शुरू किए इस देश को, उन्होंने देखा समझा तो वो जान पाए। और इंदिरा गांधी जब बेलछी पहुंची तो उस कीचड़ कांदों में वह हाथी पर जो अगर सवार थी और वहां पर जो कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी थी, वह कौन सी परिस्थिति थी? उन स्थितियों से निकलकर कांग्रेस के भीतर एक भटकाव का दौर भी शुरू हुआ, और जब राजनीतिक सत्ता हाथ से छिन गई तो उस भटकाव के दौर ने उन कांग्रेसी नेताओं को उस अंधेरे में लाकर पटक दिया जहां पर रात के अंधेरे में वह राजनीतिक सत्ता के साथ बैठकर गुफ्तगू कर सके और दिन के उजियारे में वह इस बात का जिक्र करें कि कितना करप्शन है, कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है। यह आत्ममंथन की परिस्थिति अगर राहुल गांधी के भीतर आएगी और वो अगर ठान लेंगे कि अगर गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस नहीं है और अब हमें जो कांग्रेस बनानी है, उस कांग्रेस में वैसे लोगों की जगह नहीं होगी या उनको शीर्ष पर बिल्कुल नहीं रखा जाएगा, धीरे धीरे फेड आउट किया जाएगा, तो क्या एक झटके में कांग्रेस खत्म हो जाएगी या दूसरे झटके में कांग्रेस नई कांग्रेस खड़ी हो जाएगी जो मौजूदा देश की जरूरत हो चली है? यह कैसे संभव हो सकता है कि एक तरफ करप्शन हो और दूसरी तरफ करप्शन का विरोध हो? यह कैसे संभव हो सकता है कि अडानी को निशाने पर लिया जाए और अडानी के साथ खड़े भी हुआ जाए? यह कैसे संभव है कि कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस का जिक्र भी हो और उसी कॉरपोरेट के साथ राज्य का विकास देखा जाए, वह भी कांग्रेस शासित राज्यों में? यह अंतर्विरोध से पार पाने की परिस्थिति में क्या वाकई कांग्रेस आ पाएगी? शायद। यह निर्णय राहुल गांधी को निर्णय है, और यह निर्णय पदयात्रा के बाद उनके भीतर कितना किस रूप में समाता है, यह इसलिए एक अबूझ पहेली आपको अभी लग सकती है। कहते हैं कि दरअसल इस पूरी यात्रा का राजनीतिक रूपांतरण राहुल गांधी नहीं, कोई दूसरा नेता करेगा। वह दूसरा नेता कहां से आएगा? फिर वही सवाल होगा कि आपने एक चादर बिछा दी और चादर टांग दी, उस कर्टन के पीछे क्या हो रहा है और कर्टन के आगे क्या हो रहा है, दोनों के बीच कोई संवाद नहीं है। या फिर आईने में आप मुखौटा लगाकर अपने चेहरे को देखना चाहते हैं। इन परिस्थितियों से कांग्रेस को आगे निकलना पड़ेगा, और इसके लिए यह पूरी की पूरी पदयात्रा लोग केरल के भूल गए, कर्नाटक के भूल गए, जी नहीं। इस पदयात्रा के दौर में शामिल हुए लोगों ने महसूस किया है कि दरअसल इस देश के हालात राजनीतिक और सियासी तौर पर कितने मुश्किल भरे हो चले हैं,
और इस देश को अगर साधना है और आने वाली पीढ़ी के लिए उन्हें कुछ भी करना है तो कैसे चीजों को डेवलप करना है, यह सवाल कमोवेश हर उस राज्य के भीतर से पदयात्रा जहां से गुजरती है खड़ा हो रहा है। और खास तौर से वह युवा तबका जो अभी स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, उसके भीतर भी आने वाले भविष्य के भारत के सपने संजोए होंगे। कांग्रेस अगर राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस अगर उस विचारधारा को जीती है जिस विचारधारा का जिक्र राहुल गांधी करते हैं, या उस आश्रय रहती है कि हमने आजादी के संघर्ष में जब हिस्सा लिया तो इस देश को कैसा बनाएं और हर समुदाय विशेष, हर धर्म विशेष की जगह कैसे किस रूप में हो, तो इसका कोई मॉडल क्या इस पदयात्रा के बाद निकलकर सामने आ पाएगा जो राजनीतिक तौर पर उन कांग्रेसियों को दरकिनार करे जो अपनी एक सीट जीत पाने से आगे बढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन उस एक एक सीट कर लेकर एक कॉकस क्रिएट होता है और वह कॉकस पूरे के पूरे दिल्ली के भीतर गांधी परिवार को अभी तक घेरे रहा और गांधी परिवार उसमें घिरा रहा। और इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस की परिस्थितियों को नाजुक करते करते जब 2014 में सत्ता गिरी तो उसके बाद किसी को समझ नहीं आया कि अब रास्ता क्या है। रास्ता इस पदयात्रा से निकलेगा, रास्ता राहुल गांधी के ट्रांसफॉर्मेशन से निकलेगा, रास्ता दरअसल उस भटकाव को दूर करने से निकलेगा जहां पर किन्हें जगह देनी है, किन्हें जगह नहीं देनी है, या फिर कांग्रेस से हटकर पदयात्रा ही तय करेगी कि कांग्रेस को स्पेस दिया जाए या ना दिया जाए। दरअसल यह लोगों के राजनीतिकरण की पदयात्रा है। लोगों का राजनीतिकरण कांग्रेस को बदलेगा, लोगों का राजनीतिकरण राहुल गांधी को बदलेगा, लोगों का राजनीतिकरण मोदी सत्ता को भी बदलने को मजबूर करेगा या उसे उखाड़ फेंकने की दिशा में बढ़ जाएगा। यह लोगों के राजनीतिकरण का यह पूरा ज्वार है जो आप अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में दिखाई दे रहा है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने खामोशी बरती है, यानी इस देश के भीतर इतिहास लिखा जा रहा है और उस इतिहास से इस देश का सूचना तंत्र जो है अनभिज्ञ रखना चाहता है इस देश को। क्या यह संभव है? और यूं भी कहते हैं जब इतिहास लिखा जाता है तो लिखने वाले को पता नहीं होता है कि वह इतिहास लिख रहा है। और शायद इस दौर में पदयात्रा की परिस्थिति, विपक्ष का शून्यकरण, यानी पूरी तरीके से वहां जो शून्यता है, सत्ता का आत्ममुग्ध में समाना, यह तीनों परिस्थितियां जो हैं एक साथ इस देश के सामने खड़ी है। और लोगों के भीतर का ज्वार जो उसके पास खुद को अभिव्यक्त करने के लिए पदयात्रा से हटकर कोई दूसरा माध्यम नहीं बच पा रहा है, तो वही चीजों को बदलेगा, यह आपको मानकर चलना होगा। इस देश की राजनीति के हाथों में लगाम तब आएगी जब जनता का राजनीतिकरण होगा। और जनता के राजनीतिकरण की यह पदयात्रा जो सामाजिक और सांस्कृतिक ढोल नगाड़ों के बीच आपको दिखाई दे रही है, वह उस मनोविज्ञान की तरह हर हृदय के भीतर भी जा रही है जो समझ रहा है कि इस देश के भीतर के हालात में परिवर्तन लाना क्यों जरूरी है, या फिर सत्ता को परिवर्तित कर दिया जाए, इस दिशा में भी उसकी आत्ममुग्धता से काम नहीं चलेगा, आत्म केंद्रित होने से नहीं काम चलेगा। इतिहास के पन्नों में बड़ा काला अध्याय भी हो सकता है। जिस तरीके से सत्ता आत्ममुग्ध है, लेकिन तय उस जनता को करना है जो धीरे धीरे उस प्रक्रिया को जी रही है। और जब ये तेलंगाना में घुसा और तेलंगाना से निकलकर अब जब ये महाराष्ट्र की दिशा में जाएगा, वहां से उस पूरे उत्तर भारत का द्वार खुलता है। जिस उत्तर भारत की राजनीति पर जिस पॉलिटिकल पार्टी का कब्जा हो जाता है, वह पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता दिल्ली में बन जाती है। और यहां पर लोगों का राजनीतिकरण बड़ा तीखा है, क्योंकि आंदोलन के आश्रय, चाहे वो फूले हों, चाहे बाबा साहब अंबेडकर हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का आंदोलन हो, और वहां से निकलकर उत्तर प्रदेश की जमीन तो और ज्यादा आंदोलनरत की दिशा में राजनीतिक तौर पर शिक्षित हो चली है। ये तमाम परिस्थितियां आपको कश्मीर तक ले जाएगी। कश्मीर ने भी इस दौर में राजनीतिकरण का पाठ बाखूबी पढ़ा है। उसे भी समझ में आ गया है कि भारत की राजनीति में 370 का महत्व क्यों नहीं, और उसे भी यह समझना होगा कि आने वाले वक्त में भारत के साथ कांधे से कांधा जम्मू कश्मीर को उसी रूप में मिलाना होगा जिस रूप में भारत की राजनीति में कन्याकुमारी कांधे से कांधा मिलाकर चलती है। और अगर राजनीतिक सत्ता दोनों के बीच लकीर खींचती है तो कन्याकुमारी भी मिटाने आगे आएगी और कश्मीर भी मिटाने आएगा। यह उस पदयात्रा के राजनीतिकरण की की पूरी प्रक्रिया है। आखिर के फिर 3 सवाल, सिर्फ 3 सवाल। पहला, क्या यह पदयात्रा महज
सामाजिक सांस्कृतिक यात्रा के तौर पर याद रखी जाएगी और फिर खो जाएगी और भारत की राजनीति में कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी परिस्थिति, क्या राहुल गांधी का ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव हो चला होगा और वो मौजूदा कांग्रेस के भीतर के तमाम तथ्यों को खत्म कर एक नई कांग्रेस को खड़ा करने की दिशा में बढ़ जाएंगे। और तीसरा सवाल, इस देश के लोगों का राजनीतिकरण इस पदयात्रा के साथ इतना तीक्ष्ण हो चला होगा कि भारत की राजनीति में शामिल हर राजनीतिक दल को सोचना होगा कि वो सत्ता और स्वार्थ की लड़ाई अभी तक जो लड़ता रहा, अगर वो लड़ने आया तो ये जनता उसे कुचल डालेगी। इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और दीपावली की आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।